एवरीवन हाउ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आलोक और आज के टॉपिक में हम आज कवर करने वाले हैं एक आईपीओ जो कि है आइडिया फोर्ज का, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन मेकर। तो आज हम उसके आईपीओ को डिस्कस करते हैं। आईपीओ के डिस्कशन के लिए हम पहले कवर करेंगे कि आईपीओ का इशू साइज़ और आईपीओ की डिटेल्स किस तरीके से हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू किस तरीके से है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी का कस्टमर बेस क्या क्या है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि कंपनी के पीयर्स कैसे हैं और कंपनी कहाँ स्टैंड करती है अपने पीयर्स के अमंग। और लास्ट में हम कवर करेंगे कंपनी की स्टैंड्स और उसके अलावा क्या उसके फ्यूचर में हो सकते हैं की रिस्क एंड कंसर्न्स। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का इशू साइज़ को लेकर। कंपनी जो अपना इशू लेके आई है दैट इज़ अराउंड 567 करोड़। 567 करोड़ में से अगर हम कंपनी कुछ फ्रेश भी लेके आई है, कुछ ओएफएस के थ्रू भी रेज करने वाली है, जिसमें से कि फ्रेश का अगर हम पोर्शन देखें तो फ्रेश में 240 करोड़ का इशू है और उसमें जो शेयर्स की क्वांटिटी होगी दैट विल बी अराउंड 35 लाख टू 37 लाख। और अगर ओएफएस की बात करें तो कंपनी ओएफएस के थ्रू रेज करने वाली 310 से 327 करोड़ के आसपास, और उसकी जो ओएफएस के शेयर्स की एलोकेशन दैट इज़ अराउंड 48.7 लाख। कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। और इसके अलावा जो कंपनी का इशू का ब्रेकअप है, अगर उसको जो उसकी बात करें तो 100% में 75% विल रिमेन विद क्यूआईबीज एंड 50% विद एनआईआईज एंड 10% विद रिटेल इन्वेस्टर्स। और शेयर का प्राइस बैंड रहने वाला है 638 से 672। तो एक बार कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देख लेते हैं। अभी करंटली बिफोर ओएफएस अगर हम देखें तो कंपनी के प्रोमोटर का जो स्टेक है दैट वो कंपनी में है 33.97% का, और बाकी की पब्लिक होल्डिंग है वो है 66.03% की। आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं पोस्ट इशू, जब इशू क्लोज हो जाएगा उसके बाद जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 3.78 से घट के हो जाएगी 30.19, एंड रिमेनिंग 3.78 विल इंक्लूड इन गेट इन द पब्लिक शेयर होल्डिंग, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग विल इंक्रीज टू 69.81%। आइडिया फोर्स इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन मेकर कंपनी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपना ऑपरेशन जो स्टार्ट किया था वो 2007 में फॉर्मली इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ कंपनी, और उसके बाद से कंपनी काफ़ी समय से डेवलपमेंट में है। और इनका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज़ यूएएस, जिसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बोलते हैं, उसमें कंपनी का ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर है इन 2020। अगर ग्लोबल लेवल पे ड्रोन सेक्टर को एनालाइज करें तो अभी उसकी जो करंट एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है $21.1 बिलियन की। और दिस सेक्टर क्योंकि अभी काफ़ी प्रोमिसिंग है तो इट विल ग्रो अराउंड 20% फॉर नेक्स्ट 5 years, and at that CAGR this value will be around $51.4 billion by 2027। आईडी फोर्स की हम देख लेते हैं सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस में अगर देखें तो सॉल्यूशंस में इनके पास तीन चीज़ें हैं प्राइमरीली, जिसमें एक है इनका सिक्योरिटी एंड सर्विलांस, सेकंड है इनका मैपिंग, एंड थर्ड है इनका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पर निगाह डालते हैं किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स मूव हुए हैं इन लास्ट 3 years। तो पहले अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कंपनी का ग्रो हो रहा है। अगर हम FY21 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था 34.7 करोड़, जो कि बढ़कर 159.4 करोड़ हो गया इन FY22, और FY23 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 186 करोड़। अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो वो FY21 में थे 50.8, कंपनी का FY22 देखें तो कंपनी का एक्सपेंसेस थे 111.3 करोड़, एंड इसके अलावा FY23 में अगर देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस वर इंक्रीज टू 155.6 करोड़। ओवरऑल लेवल पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी का FY21 में नेगेटिव प्रॉफिट था, जो कि उनको लॉस था एक्चुअली 14.6 करोड़ का। FY22 में देखें तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 44 करोड़ का, एंड FY23 में प्रॉफिट कंपनी को 32 करोड़ का हुआ, लेकिन ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर साइड था। अगर हम कंपनी का कैश फ्रॉम ऑप्स देखें और जो उन्होंने ऑपरेशन से जनरेट हुआ वो FY21 में नेगेटिव था 38.8, जो कि FY22 में पॉजिटिव था 66.5, इसके बाद वो अगेन नेगेटिव हो गए FY23। FY23 में नेगेटिव अगर वैल्यू देखें तो दैट इज़ नेगेटिव 53.2। और अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो अगर लास्ट ईयर में काफ़ी सारी बोरोइंग्स बढ़ी हुई दिख रही हैं, जो कि कंसर्न एरिया है। इन FY21 में बोरिंग सिर्फ 12.8 करोड़ थी, FY22 में 5.7 करोड़ थी। अगर हम FY23 के नंबर्स देखें तो वो 86.5 करोड़ है। कंपनी के ऑर्डर बुक को भी देखें तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग FY23 नहीं दिख रहा है, क्योंकि FY23 में अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो FY21 में जहाँ कंपनी के पास ऑर्डर बुक था 136.4 करोड़ का, वो बढ़ के 310.9 करोड़ हो गया FY22, और FY23 में एक्चुअली में ये घट के 184.2 करोड़ हो गया है।
तो अगर हम रेवेन्यू के अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो ऑर्डर बुक के बेसिस पे रेवेन्यू की रियलाइजेशन थोड़ी सी लोअर साइड हो सकती है इन फ्यूचर, तो ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा भी लोअर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ और सो। इसके बाद अगर हम कंपनी के प्राइमरी जो की मार्जिन हैं उनको अगर देखें तो ग्रॉस मार्जिन कंपनी का 47.3% था FY21 में, FY22 में ये 74.1% हो गया, और H123 में अगर देखें तो 72.7% ग्राम था। तो ये 70 के आसपास अपना ग्रॉस मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है। अगर एबिटा के लेवल पे देखें तो एबिटा के लेवल पे जहाँ कंपनी FY21 में नेगेटिव पे थी 31.3% के आसपास, वो FY22 में 45.9 एंड H123 में भी 44.7 के राउंड रहा है, 44.5 के राउंड रहा है। तो एक्चुअल में कंपनी 44 to 45 का % का एबिटा मार्जिन मेंटेन कर रही है, तो वो एक हेल्दी साइन है फॉर कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए। अगर हम कंपनी के पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन FY21 में नेगेटिव था 42.1, जो कि बढ़ के 27.6% हो गया इन FY22। H1 में देखें तो ये मार्जिन बढ़ के 32.4% हो गया। कंपनी का ROE और ROCE देखें तो जहाँ FY21 में दोनों ही नेगेटिव साइड थे, FY22 में दोनों पॉजिटिव हो गए। तो ROE बढ़ के 26.9% FY22 में, और ये अभी H1 में थोड़ा लोअर साइड दिख रहा है 14.2%। सिमिलरली अगर हम ROCE भी देखें तो ROCE FY22 में 37.6% था, जो कि थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है H123। तो कंपनी ओवरऑल लेवल पे रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है, बट उसके एक्सपेंसेस, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस ग्रेजुअली उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो होना भी चाहिए क्योंकि अभी कंपनी क्योंकि ग्रोइंग फेज़ में है, एक्सपेंशन कर रही है, तो कैपेक्स की कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो एक कंसर्न एरिया नहीं है, बट हाँ क्योंकि कंपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है, वो एक बेटर केस बनता है फॉर कंपनी। नाउ एक बार देख लेते हैं कि अभी कंपनी के जो करंटली कंपटीशन है, उन कंपटीशन अगेंस्ट कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो अगर आप देखें तो वी आर कंपेयरिंग दिस विद MTR टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न एंड एस्ट्रा माइक्रोवेव। रेवेन्यू के टर्म्स में तो कंपनी क्योंकि आइडिया फोर्ज अभी नेसेंट स्टेज में है तो 186 करोड़ का रेवेन्यू, बाकी सब अभी एस्टेब्लिश कंपनी है। पैट में अगर जाते हैं तो पैट 31 करोड़ है आइडिया फोर्ज का, MTR का देखें तो 104 करोड़ का है, डेटा पैटर्न इज़ 124 करोड़ है, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट है 70 करोड़ पे। EPS की बात कर ले तो EPS आइडिया फोर्ज का है 7.68, MTR टेक्नोलॉजीज़ का है 33.84, डेटा पैटर्न्स की बात करें तो 22.15, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स का देखें तो 8.06। जहाँ पे मेन जो पॉइंट नोटिस करने वाला है वो है PE रेशो में देखेंगे तो अभी आइडिया फोर्ज फेयरली प्लेस दिख रही है 87.5 के PE पे। अगर इंडस्ट्री में इसके अगर पीयर्स का अगर PE देखें तो डेटा पैटर्न का ही PE इसकी रेंज में दिख रहा है 86 के आसपास, बाकी अगर MTR टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा का देखें तो वो 50 से 60 की रेंज में है। तो इसको अगर देखते हैं तो कंपनी अभी जो इशू प्राइस है वो फेयरली प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते। तो अभी नियर टर्म में अगर हम देखें तो इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा स्पाइक हमें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जो लिस्टिंग गेन होगा वन टाइम वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको ये कंटिन्यूशन में रखना है तो उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है। अब एक बार आइडिया फोर्ज के हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के इन हाउस सॉल्यूशंस है तो इनके पास काफ़ी एडवांटेज है, इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी है, क्योंकि US में यही कंपनी है जो कि 50% का मार्केट शेयर कमांड कर रही है। तो वो एक हेल्दी मार्केट शेयर है एंड कंपनी इज़ एक्चुअली पायनियरिंग इन दैट सेक्टर। तो स्ट्रेंथ के मामले में कंपनी अभी ठीक रही है, और इसे गवर्नमेंट से काफ़ी सारे अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, तो वो भी एक इनके लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। अब कंपनी के ऑन द अदर साइड एक बार रिस्क और कंसर्न एरियाज़ को देख लेते हैं। प्राइमरी जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी की सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक वो सबसे बड़ा कंसर्न एरिया है। अगर वहाँ पे कोई भी डिले होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी सारा प्रोडक्शन इम्पैक्टेड हो सकता है, और जिसकी वजह से डिलीवरी इनको लेट हो सकती है। दूसरा, ऑर्डर फुलफिलमेंट में भी इनको डिले हो सकता है। दूसरा है कि कंपनी के जो प्राइमरी ऑर्डर्स हैं करंटली वो 80 से 90% गवर्नमेंट टेंडर बेस्ड हैं, गवर्नमेंट के थ्रू इनके पास आ रहे हैं। अगर वो टेंडर्स में अगर इनका कंपटीशन बढ़ जाता है तो वहाँ पे भी इनके ऑर्डर्स थोड़े से लोअर साइड हो सकते हैं, जिससे कि रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा फैक्टर है कि ग्लोबल सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है इनका मैन्युफैक्चरिंग, तो ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट आता है तो वो इस कंपनी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कंपनी नियरली 20 से 25 करोड़ की रेंज में अपना इंपोर्ट बाहर से सप्लाई करवाती है। क्योंकि अगर हम देखें ड्रोन सेक्टर काफ़ी हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, तो इस केस में अगर
गवर्नमेंट किसी पॉलिसी में कोई चेंज करती है या किसी स्कीम या किसी रेगुलेशन में अगर कोई चेंज करती है तो वो भी इस कंपनी को कहीं ना कहीं समवेयर इम्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, अगर कंपटीशन किसी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाता है, कोई दिस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, अगर टेक्नोलॉजी के साथ ये इवॉल्व अपने आप को नहीं कर पाते और कॉम्पिटिशन से इनको सरपास कर जाता है, इन दैट केस इट कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट फॉर दिस कंपनी। ये सेक्टर काफ़ी हाईली रेगुलेटेड है, तो फॉरेन में अगर हम देखें या फिर ग्लोबली लेवल पर इनको स्केल करते हुए देखें तो उसके एक्सपेंशन में भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर कंट्रीज़ का अपना अपना एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है। अगर वो उसके कंप्लाइंस को मीट नहीं कर पाते या उस कंप्लाइंस को मीट करने में थोड़ा अनेबल रहते हैं तो वो भी एक कंपनी के लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। एट इंक्लूसिव के लेवल पे देखें, कंपनी फाइनेंशियली रेवेन्यू ग्रो कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस अगर एबिटा मार्जिन देखें तो काफ़ी हेल्दी है। इसके अलावा कंपनी के पैट मार्जिन भी सस्टेनेबल हैं। आरओसी या आरओई भी देखें तो कंपनी समवेयर 20 से 25 के रेंज में आरओसी और आरओई मेंटेन कर रही है। ओवरऑल लेवल पे सेक्टर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसमें काफ़ी फ्यूचर में अगर 20% के CAGR पे अगर ग्रोथ भी होती है तो हाई पोटेंशियल है कि सेक्टर विल ग्रो मल्टीफोल्ड। और लेकिन अगर हम कंपनी के अगर इस इशू की बात करें, क्योंकि कंपनी 638 से 672 के प्राइस बैंड पे इशू पे इसको लेके आ रही है और करंट लेवल पे कंपनी का PE देखें वो 86 के आसपास है। अब क्योंकि कंपनी का अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लें जो कि अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, जो कि 460 से 480 की रेंज में है, और उस लेवल पे अगर ये का मार्केट में लिस्ट होता है शेयर प्राइस, तो उस केस में ये जो PE रेशो है दैट कैन इंक्रीज टू समवेयर 140, और वो कंपनी के लिए, वो शेयर होल्डर्स के लिए एक ओवर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है इन नियर टर्म। बट येस, हाँ, फ्यूचर में अगर आप देखते हैं डाउन द लाइन 3-4 ईयर्स, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड स्टॉक टू होल्ड। एंड अगर आप अभी के हिसाब से सोच के चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन उसके आगे का जो गेन है वो आपको थोड़ा सा उसमें वेट करना पड़ सकता है। तो 5 to 6 ईयर्स का आप टाइम पीरियड, होल्डिंग पीरियड लेके इस शेयर के इशू के प्राइस के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं।